जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों हम लोग इससे पहले की क्लास में प्रागैतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल का अध्ययन कंप्लीट करके प्राचीन इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अशोक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है मौर्य वंश में। और आज हम लोगों को मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में अध्ययन करना है। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है या आप इससे पहले के क्लास का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो सीक्वेंस से लगी है देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का मौर्य प्रशासन से। दोस्तों मौर्य प्रशासन की जो हमें प्रमुख रूप से जानकारी प्राप्त होती है वह मेगस्थनीज की इंडिका से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र व अशोक के अभिलेखों से। ये तीन मेनली सोर्सेज हैं जिससे हमें मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह है मौर्य प्रशासन की जानकारी प्रमुख रूप से इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने बुक लिखी थी, यानी चाणक्य द्वारा लिखित बुक अर्थशास्त्र, वो अशोक के लिखे अभिलेखों से, चाहे वो शिलालेख हो या स्तंभ लेख हो या गुहा लेख हो, सबसे मिला करके हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये उसके सोर्सेज हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था दोस्तों हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह लोक हितकारी बनाना था। ठीक है दोस्तों, इस उद्देश्य से एक और तो विकास का सुदृढ़ीकरण हुआ व आर्थिक हितों की सुरक्षा पर भी बल दिया गया दोस्तों, और दूसरी ओर शोषणात्मक एवं विघटनात्मक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर जनता का जीवन खुशहाल बनाने का भी विशेष ध्यान दिया गया और इसके लिए कठोर नियम भी बनाए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह इनका उद्देश्य था मौर्य प्रशासन व्यवस्था का। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था राजा पर आधारित थी। जैसा कि पहले मोनार्की चलती थी दोस्तों, तो यह राजा पद्धति पर आधारित थी और राज शासन था। अर्थशास्त्र में राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं पर वृहत विवेचना हुई है। इनका भी मौर्य शासक चंद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन पर व उसके कार्यकाल क्रियाकलापों का उल्लेख करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। वह राजाओं को सर्वशक्तिशाली व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रकृति मानता था दोस्तों। इनके अनुसार राजा व राज्य की उत्पत्ति समाज में फैली अव्यवस्थाओं और मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, राजतंत्र व्यवस्था के अनुकूल चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राजतंत्रीय व्यवस्था में के अनुकूल चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, राज्य के सभी अधिकार राजा के पास थे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौटिल्य ने माना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, यह कार्यकारिणी का प्रधान होता था। राजा जो है वो कार्यकारिणी का सबसे प्रमुख प्रधान होता था दोस्तों। परंपरागत राजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार राजा सिर्फ धर्म कानून का पालन करने वाला व धन प्रवर्तक होता था, परंतु कानून का निर्माता नहीं होता था, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में माना गया है। परंतु कौटिल्य ने राजा को कानून निर्माण संबंधी अधिकार भी दे दिए थे, अर्थात इसका मतलब है कि राजा कानून बना सकता था और उन्हें अपने हिसाब से मोड़ भी सकता था, यानी कि उन्हें अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर सकता था दोस्तों। इस प्रकार से कौटिल्य ने राजा को माना है। नेक्स्ट बिंदु दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार राज शासन यानी राजा द्वारा लागू किया जाने वाला प्रशासनिक कानून के अन्य स्रोत से जैसे धर्म, व्यवहार व चरित्र से ऊपर था। कहने का मतलब दोस्तों कि जो राज शासन था वह धर्म से ऊपर था, व्यवहार से ऊपर था, वह चरित्र से भी ऊपर उठ के था। सबसे प्रमुख राज शासन था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, इस प्रकार राजा को विधायिका संबंधी अधिकार भी मिल गए थे और वह सेना तथा न्याय का भी प्रधान था। मतलब राजा सर्वप्रथम अधिकारी था, वह किसी भी क्षेत्र में अधिकार रखता था और किसी भी क्षेत्र का निर्णय ले सकता था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, परंपरागत राजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार राजा केवल धर्म कानून का पालन करने वाला धन प्रवर्तक होता था, कानून का निर्माता नहीं। परंतु कौटिल्य ने कानून निर्माण संबंधी अधिकार भी दे दिए थे। इससे पहले के दोस्तों राजा जो हुए उनका जो प्रमुख कार्य हुआ करता था धर्म, यानी कि कानून, धर्मी उस समय कानून हुआ करता था, तो धर्म का पालन करना वह धन प्रवर्तक होता था, परंतु कानून का निर्माण नहीं करते थे इससे पहले के राजा। परंतु अशोक यानी कौटिल्य के अनुसार उन्होंने राजा को कानूनी निर्माण व संबंधी अधिकार भी दे दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह कौटिल्य ने राजा को अधिकार दिए। नेक्स्ट बिंदु है मौर्य नौकरशाही दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है हमारा मौर्य नौकरशाही। अर्थशास्त्र में एक विस्तृत नौकरशाही का भी उल्लेख है। नौकरशाही का उल्लेख है अर्थशास्त्र में दोस्तों।
राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल करने के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया है। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या मात्र अथवा अमात्य कहा गया है दोस्तों। इनकी संख्या टोटल 18 थी। यानी जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उन्हें अमात्य या महामात्र ये कह के संबोधित करते थे, अथवा तीर्थ। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़े अधिकारियों के नाम होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसमें प्रमुख मंत्री जो हुआ करते थे, सबसे प्रमुख जो मंत्री हुआ करते थे वो पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता यानी राजस्व की देखभाल करने वाला, इसके बाद में सन्निधाता यानी कि कोषाध्यक्ष, इसके बाद में नायक यानी कि नगर अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों दंडपाल यानी कि पुलिस का प्रधान। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों दुर्गपाल जो दुर्ग की रक्षा व्यवस्था का प्रधान होता था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों अंतपाल जो सीमा रक्षक होता था। और इसके बाद में दोस्तों व्यवहारिक यानी कि प्रधान न्यायाधीश होते थे। इस प्रकार से अधिकारियों की नियुक्ति मतलब अधिकारी हुआ करते थे उस समय। जो मौर्य नौकरशाही है वो एक पिरामिड के समान होती थी और सबसे शीर्ष पर मंत्री और सबसे नीचे अन्य कर्मचारी होते थे। यानी कि एक पिरामिड के आकार की होती थी दोस्तों। इस प्रकार से सबसे ऊपर मंत्री होते थे और दोस्तों नीचे आते आते उससे बड़े अधिकारी, उससे बड़े अधिकारी, ऐसे ऐसे करके दोस्तों जो सबसे नीचे हैं वो कर्मचारी हुआ करते थे। ऐसे दोस्तों ये प्रमुख मंत्री हो गया, इसके नीचे ये सब अधिकारी हो गए। इस प्रकार से यह एक पिरामिड प्रकार की एक व्यवस्था हुआ करती थी उस समय। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों सैन्य संगठन। हमें देखना है कैसा हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना, स्थायी सेना का भी गठन किया था दोस्तों, और प्रशासन की तरफ से सेना की देखभाल का उचित प्रबंधन किया गया था। कौटिल्य व मेगस्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी यानी कि 4 प्रकार की होती थी, जिसमें से कौन कौन है? पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना व रथ वाली सेना। इस प्रकार से जो सेना होती थी वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार की हुआ करती थी। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए। सीमांतों की रक्षा के लिए जो दोस्तों सीमा हुआ करती थी राज्य की, किसी राज्य की सीमा है तो इसकी सीमाओं पर बहुत ही मजबूत दुर्ग बनाए गए थे और उनकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे दोस्तों। इनकी रक्षा दुर्गपाल के जिम्मे हुआ करती थी दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है हमारा पुलिस एवं गुप्तचर दोस्तों। पुलिस व गुप्तचर, एक सेकेंड, जो दोस्तों आंतरिक सुरक्षा व अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य ने पुलिस व गुप्तचरों की भी व्यवस्था कर रखी थी दोस्तों। नगर में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की हुआ करती थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। जो नगर दंडपाल होता था वह पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। पूरे साम्राज्य में गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचरों का भी जाल बिछा हुआ था। यानी कि कई क्षेत्रों पर गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचर के रूप में लोग घुमा करते थे। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों गुप्तचरों की श्रेणी 2 श्रेणियां थी। एक थी संस्था यानी कि स्थायी गुप्तचर, वे थे जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में गठित होकर कपट निक्षात्र, उदास्थिति, गृहपथिक, वैदेहक और तापस के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट श्रेणी है दोस्तों संचार। वे ऐसे गुप्तचर थे जो भ्रमण कर सूचनाएं एकत्र करते थे। इस कार्य में स्त्रियां व वेश्याओं को भी सहायता ली जाती थी दोस्तों। इस प्रकार से गुप्तचरों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था संस्थागत और दूसरा था श्रेणी यानी कि संचार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार गुप्तचरों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसी के बाद नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों न्याय एवं दंड व्यवस्था। उस समय में मौर्य काल में न्याय एवं दंड व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? यद्यपि न्याय व्यवस्था का भी प्रधान राजा ही था, तथापि राज्य की तरफ से अनेक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें से सबसे निचला जो ग्राम था वो ग्राम न्यायालय था। सबसे निचला जो न्यायालय था वो ग्राम न्यायालय था दोस्तों। छोटे झगड़ों को निचले स्तर पर ही निपटाने का व अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था थी, मतलब अपराधियों को दंडित करने की व्यवस्था थी। और ग्राम न्यायालयों के ऊपर संग्रहण और द्रोण सुख स्थानीय व जनपद न्यायालय थे। सबसे ऊपर केंद्रीय न्यायालय की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से न्यायालय व्यवस्था थी उस समय दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है अर्थशास्त्र के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में मतलब विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है जिसमें राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसके अनुसार राज्य को प्रमुखतः दुर्ग, राष्ट्र खनि, सेतु, वन, व्रज और वणिक पथ से आय की प्राप्ति होती थी दोस्तों।
दुर्ग से अनेक प्रकार के कर उगाए जाते थे, जैसे चुंगी, जुर्माना, जेल खाना, शराब, वस्त्र उद्योग, वेश्या। इस प्रकार के जो होते थे कार्य, जैसे कारीगरी, अचल संपत्ति पर भी कर लिया जाता था दोस्तों। इस प्रकार से इतने प्रकार से कर लिया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्र के अंतर्गत जनपद से होने वाली आय को रखा गया था। राष्ट्र के अंतर्गत जनपद से होने वाली आय को रखा गया था। इसके अंतर्गत भूमि कर 1/6 हुआ करता था, यानी कि कुल उत्पादक क्षमता का 1/6वां भाग हुआ करता था। बंदरगाहों, सड़क व चारगाहों से आय होती थी। खनिज पदार्थों एवं अनेक कारखानों से प्राप्त होने वाली खनिजों के अंतर्गत आती थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है, बगीचों से प्राप्त होने वाली आय को सेतु कहा जाता था। वन से भी विभिन्न प्रकार की आय होती थी। व्रज के अंतर्गत मवेशियों की आय प्राप्त की जाती थी। जो वज शब्द है वो मवेशियों के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, वणिक पथ, यानी कि स्थल पर जलमार्ग से भी राज्य को विभिन्न प्रकार की आय प्राप्त होती थी। किसानों से सामान्यतः उपज का 1/4 या 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जो उत्पादन शुल्क होता था दोस्तों। राज्य व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता था। जो राज्य व्यवस्था जो इसका प्रधान हुआ करता था उसे समाहर्ता कहते थे दोस्तों, जो विभिन्न अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, गोप इत्यादि की मदद से कर उगाही करता था। यह इसके निम्नतम अधिकारी हुआ करते थे, इससे निम्न अधिकारी हुआ करते थे। सन्नी घाता राजकीय कोष की देखभाल करता था। तो इस प्रकार से यह राज्य की व्यवस्था थी, न्यायालय व्यवस्था थी दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, प्रांतीय व्यवस्था। प्रांत में किस प्रकार की व्यवस्था थी दोस्तों? प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभक्त किया गया था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रांतों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है। जैसे कि आज के समय में है दोस्तों कि एक बड़े राज्य में छोटे छोटे राज्य होते हैं भारत में, उसी प्रकार से उस समय था कि छोटे छोटे राज्यों में प्रांत विभक्त हुए थे और उनकी प्रांतीय व्यवस्था होती थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थानीय शासन। प्रांतों की छोटी इकाई, मतलब छोटी प्रशासनिक इकाई में विभक्त किया गया था। प्रांतों को जो छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था, प्रांतों को जिला तथा स्थानीय में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का जो प्रधान था उसे स्थानिक कहते थे। यह कुछ डीएम जैसी स्थिति होती थी। जो आज के समय में डीएम की पद होता है, वह उस समय स्थानिक का पद होता था दोस्तों। वह समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे और स्थानीय में से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी। इसको दोस्तों हम लोग एक डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। जो ग्राम होता है उसके प्रधान को ग्रामीणी कहते हैं दोस्तों। इसमें 1 ग्राम आता है। इसी प्रकार के 10 गांवों को संग्रहण कहते हैं, जिसमें 10 गांव आते हैं उसे गोप कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में 200 गांव जब जिसमें आते हैं उसे खरबटिक कहते हैं दोस्तों, और द्रोणमुख कहते हैं जिसमें 400 गांव आते हैं, और स्थानीय कहते हैं जिसमें दोस्तों 800 गांव आते हैं इकाई। इस तरह से ये इकाई बढ़ती जाती है दोस्तों। इसके बाद में आहार विषय या जिला कहते थे। इसके ऊपर एक होता था जिला, जिसे आहार कहते थे दोस्तों, और इसे स्थानिक भी कहते थे। इसके ऊपर दोस्तों मंडल आता था, जिसे प्रतिष्ठा या प्रादेशिक कहते थे दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, इससे ऊपर की इकाई होती थी, इससे बड़ी इकाई होती थी चक्र या प्रांत कहते थे इसे। इसका जो कुमार या आयु पुत्र इसके अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, और सबसे बड़ी इकाई दोस्तों केंद्र हुआ करती थी मध्य में। तो इस प्रकार से प्रशासन को बांटा गया था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है, 400 गांव में सम्मिलित किया जाता था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। 200 ग्राम के समूह को खारवटिक कहते थे दोस्तों, और तथा 100 ग्राम को मिलाकर संग्रहण बनता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी दोस्तों, और प्रशासन को इसका प्रशासन ग्रामिक के द्वारा होता था दोस्तों। ग्रामिकों के कार्यों पर गोप नियंत्रण रखते थे तथा एक गोप की जिम्मेदारी 10 ग्राम की होती थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों को कार्यों की देखभाल में प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे दोस्तों। इस प्रकार से यह प्रशासनिक इकाई थी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन कैसे हुआ करता था? मौर्य प्रशासन की
स्थापना तक भारत में अनेक नगरों की स्थापना हो चुकी थी। हड़प्पा के नगरों के पतन के पश्चात अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कारणों से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुनः नगरों के उदय व विकास में कई समस्याओं को जन्म दिया। अतः इनके समाधान के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर प्रशासन, म्युनिसिपल प्रशासन की ओर ध्यान दिया दोस्तों। इसके बाद में इसमें मौर्यकालीन समाज देखते हैं कैसा था दोस्तों। इस समय कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। अतः प्रत्येक वर्ण की स्थिति व उसके कर्तव्यों का विवरण अर्थशास्त्र में दिया गया है। वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है अर्थशास्त्र में, मतलब कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था भंग होने से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती, जिसका प्रभाव राज्य के अस्तित्व पर भी पड़ता। इसलिए सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती, जिसका प्रभाव राज्य के अस्तित्व पर भी पड़ता। इसलिए राजा को वर्ण व्यवस्था, वर्ण श्रम धर्म की स्थापना की सलाह दी गई। 4 वर्णों के व्यवसाय निर्धारित थे, जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था उस समय थी, वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मणों का जो कर्म होता था वो शिक्षकों, पुरोहित, वेद का पाठ करने वाले, यज्ञ करने वालों को राज्य की ओर से कर मुक्त दान भी दिया जाता था दोस्तों, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसके बाद में मौर्य युग में ही नई स्थापित बस्तियों में शूद्रों को प्रथम बार भूमि दी गई थी। इससे पहले शूद्रों को भूमि दान नहीं दिया गया दोस्तों। शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन का प्रमाण इस बात से भी लगता है कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है और उन्हें म्लेच्छ से भिन्न माना गया है दोस्तों। इससे पहले उन्हें आर्य की संज्ञा नहीं दी जाती थी शूद्रों को, परंतु मौर्य काल में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 मृत जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें अंतवसिन कहा गया है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने मौर्य प्रशासन देखा दोस्तों।